अब बात करते हैं यार जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के एमसीक्यूज़ की। तो यहाँ पे हम 26 एमसीक्यूज़ देखेंगे एंड ये 26 एमसीक्यूज़ होंगे वो बेस्ड होंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस के ऊपर। एंड इसी से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है यार। यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट अगर आप एनसीईआरटी को रीड करते हो, बिकॉज यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे। अगर एनसीईआरटी को रीड करते चीज़ें दिमाग में रखनी मुश्किल हो जाती है, चीज़ें मिस हो जाती है, कन्फ्यूज़न रह जाता है। बट एमसीक्यूज़ बनाते हैं तो एमसीक्यूज़ से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कन्फ्यूज़न दूर होता है। विथ रेफरेंस टू मैग्मा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसकी करनी है? मैग्मा की। मैग्मा के बारे में कुछ चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं, हमको करेक्ट बताना है यार। द विस्कोसिटी ऑफ मैग्मा दैट एरप्ट्स फ्रॉम एन वोल्केनो अफेक्ट द शेप ऑफ द वोल्केनो। बिल्कुल सही बात है। लावा जो बाहर आया उसको लावा बोलते हैं, जो अंदर में है वो मैग्मा बोलते हैं। और मैग्मा विस्कस ज़्यादा होगा, ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा तो इस तरह से होगा। एंड कम विस्कस और ज़्यादा दूर जाएगा तो इस तरह से फैल जाएगा। सो ये डिपेंड ये करता है, ये जो है वो अफेक्ट करता है विस्कोसिटी, जो अफेक्ट करता है शेप को अफेक्ट करता है। बिल्कुल सही बात है। बेसाल्टिक मैग्मा इज़ हाई इन आयरन एंड मैग्नीशियम। बिल्कुल सही बात है। तो इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है तो ब्रॉड शेप वॉल्केनोज बनाता है ये। बिल्कुल सही बात है। बेसाल्टिक मैग्मा इज रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम। लो विस्कोसिटी होती है इसलिए ब्रॉड शेप्ड वॉल्केनो बनाता है। एंड जो ये तो बेसिक है, बेसाल्टिक मैग्मा जो होता है वो कैसा होता है? बेसिक होता है, ठीक है। एंड जो एसिडिक मैग्मा होता है जहाँ पे सिलिकॉन का कंटेंट ज़्यादा है, लो डेंसिटी होती है, इट मेक्स अ कोन शेप, ठीक है। लो विस्कोसिटी वाला जो है वो कोन शेप बनाता है, एसिडिक लावा। जो हम पिक्चर में देखते हैं कि वॉल्केनो कैसा होता है, कोन शेप उस प्रकार का। लावा दैट इज एक्सट्रूडेड ऑनटू द सरफेस ड्यूरिंग अ वॉल्केनिक इरप्शन इज कॉल्ड मैग्मा। देखो भाई, अंदर वाली चीज़ें मैग्मा है, बाहर में आने के बाद उसको लावा बोलते हैं, है ना। ये वॉल्केनोज के अंदर जो भी चीज़ें हैं मॉल्टन मेटेरियल उसको बोलते हैं मैग्मा। बट ये बाहर आ गया तो उसको क्या बोलते हैं? लावा। दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा सी 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जियोमॉर्फिक प्रोसेस। हमसे करेक्ट पूछा गया है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट। एक्सोजेनिक फोर्सेस आर कंसिडर्ड एज लैंड वियरिंग फोर्सेस। बिल्कुल सही बात है, इसको लैंड वियरिंग फोर्सेस बोलते हैं बिकॉज एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है वो बाहर पे होता है ना, धरती के बाहर होता है। सो इट इज एट और नियर द अर्थ सरफेस। एंड जो एग्जिस्टिंग टाइप ऑफ लैंड है उसका वेदरिंग करता है, इरोजन करता है, इसके लिए उसको बोलते हैं वेयरिंग फोर्सेस। एंड डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है। डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद माउंटेन बिल्डिंग। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ओरोजेनिक एंड पिरोजेनिक फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं डायस्ट्रॉफिज्म में। एंडोजेनिक फोर्सेस ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ। यस, यहाँ पे एंडोजेनिक फोर्सेस को एंडोजेनिक इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये इनसाइड द अर्थ ओरिजिनेट करते हैं, है ना। एंड दिस इंक्लूड टेक्टोनिक मूवमेंट्स। यार यहाँ पे एंडोजेनिक फोर्सेस में क्या क्या आता है? टेक्टोनिक मूवमेंट्स, यहाँ पे मेटामॉर्फिज्म, सेस्मिक एक्टिविटी। से बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैग्मा। हमको बात किसकी करनी है? मैग्मा की। लावा विथ लो सिलिकॉन कंटेंट इज थिक एंड विस्कस। बिल्कुल सही बात है। अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो लो विस्कोसिटी वाला था, जो एसिडिक था, उसमें सिलिकॉन कंटेंट ज़्यादा था यार, है ना। तो सिलिकॉन कंटेंट ज़्यादा है तो लो विस्कोसिटी है। तो यहाँ पे बोल रहा है लो सिलिका इज थिक, ठीक है। सिलिका ज़्यादा तो थिन, ठीक है। सिलिकॉन कम तो थिक एंड विस्कस। यह स्टेटमेंट सही है भाई। देखो ये गलत है बिकॉज हायर इज द सिलिकॉन कंटेंट, हायर इज द विस्कोसिटी। सिलिकॉन कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। यहाँ पे ये जो कौन है, जो बेसाल्टिक मैग्मा है, इसमें हाई आयरन एंड
मैग्मा होता है ये लेस विस्कस होता है, लेस विस्कस होता है, इसीलिए तो ऐसे ब्रॉड होता है, फैल जाता है लावा। बट जो एसिडिक होता है जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, ये कैसा होता है, कोन शेप जो हमारे पास है मेन। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्शन है ये वाला। SiO2 ज़्यादा तो थिक ज़्यादा, इसीलिए तो कोन शेप जो सिलिकॉन हाई सिलिकॉन कंटेंट वाला लावा होता है उसमें टिपिकली कोन शेप देखने को मिलता है, ज़्यादा दूर तक नहीं फैल पाते ये। सो दिस इज लो सिलिका कंटेंट इज थिक, नो। एज द मैग्मा कूल इट्स विस्कोसिटी डिक्रीजेस, बिल्कुल सही बात, ठंडा होते जाता तो विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, नहीं विस्कोसिटी इंक्रीज होगा और गाढ़ा होते जाएगा। दिस इज इनकरेक्ट। द वायलेंट इरप्शन ऑफ द वोल्केनो आर ड्यू टू हाई विस्कोसिटी ऑफ द मैग्मास, बिल्कुल सही बात, जितना ज़्यादा विस्कस होगा जितना ज़्यादा एसिडिक होगा एंड जितना ज़्यादा इरप्टिव होगा। सो हमसे करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा C3 ओनली। क्वेश्चन 4 है विथ रेफरेंस टू वेदरिंग प्रोसेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेदरिंग इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इरोडेड पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बिल्कुल सही बात है। वेदरिंग में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेड पार्टिकल्स चले जाते हैं क्या, नो। यहाँ पे लोकेशन का चेंज नहीं होता, वहीं पे टूटता है। ठीक है, यहाँ पे एक जगह वेदरिंग क्या होता है, विदाउट मूविंग, है ना। इरोजन में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, बट वेदरिंग में जहाँ पे टूटेगा वहीं पे गिरेगा। बट इरोजन में क्या होता है, मूवमेंट होता है। टेम्परेचर चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदरिंग ऑफ द रॉक, बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर चेंज की वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है, थर्मल स्ट्रेस, इसके वजह से यहाँ पे वेदरिंग होता है। द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इज ओनली फिजिकल इन नेचर, ना भाई ना, ये फिजिकल भी होता है, केमिकल भी होता है, बायोलॉजिकल भी होता है। सो फिजिकल, केमिकल प्लस बायोलॉजिकल, सो दिस इज इनकरेक्ट। इट कैन बी बोथ, इट कैन बी ऑल ऑफ थ्री, और इनमें से ही होता है। तो ओनली फिजिकल बुरा गलत हो गया, करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विच वेदरिंग प्रोसेस दिए हुए हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करनी है। कार्बोनेशन क्या होता है, अ प्रोसेस दैट कस रस्ट। कार्बोनेशन एक टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेस है जहाँ पे वेदरिंग होती है और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, केव्स का फॉर्मेशन होता है यार। ओके, थॉइंग अ टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग। थॉइंग क्या है, हमारे पास फिजिकल वेदरिंग का टाइप है। यहाँ पे क्या होता है, फ्रैक है ना, क्रैक बनता है, फिर फ्रीज करता है, फिर एक्सपांड करता है, फिर ब्रेक करता है। दिस इज इनकरेक्ट, है ना। एंड इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ केव्स, नो। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज केमिकल वेदरिंग, है ना। एंड ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो तीनों इनकरेक्ट, हमसे करेक्टली मैच पूछा है तो कोई भी करेक्टली मैच नहीं, आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेदरिंग एंड इरोजन। अभी मैंने बात की कि वेदरिंग कहाँ पे होता है, किसी भी रॉक पे पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं होते, बट इरोजन में ट्रैवलिंग होती है, दोनों में मेन डिफरेंस है ये। सो वेदरिंग एंड इरोजन के बारे में हमको बात करनी है। मास वास्टिंग इज एन एंडोजेनिक प्रोसेस, भाई बाहर में हो रहा है, एक्सोजेनिक प्रोसेस है, धरती के क्रस्ट के अंदर में नहीं हो रहा है। सो इट इज एन एंडोजेनिक फोर्सेस, नो इट इज एन एक्सोजेनिक फोर्सेस। ग्रेविटी इज एन एजेंट ऑफ इरोजन, बिल्कुल सही बात है यार, ग्रेविटी से इरोजन होता है ना। यहाँ पे डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट वे में भी हो सकता है। लाइक डायरेक्ट वे में लैंडस्लाइड हो गया, मड स्लाइड हो गया, उससे इरोजन हो सकता है। इनडायरेक्ट वे में अगर ग्लेशियर आके टकरा रहा है किसी पत्थर से तो उससे क्या हो सकता है, इरोजन हो सकता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों से हो सकता है। सो ग्रेविटी इज एन एजेंट ऑफ इरोजन। ह्यूमन एक्ट और ह्यूमन आर द एजेंट ऑफ वेदरिंग, बिल्कुल सही बात है यार, बायोलॉजिकल एजेंट है ह्यूमन वेदरिंग का, है ना। जैसे कि बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो कि क्या कर सकते हैं, वेदरिंग कर सकते हैं। लाइक माइनिंग हो गया, है ना, फॉसिल फ्यूल को हम बर्न कर रहे हैं तो उससे क्या हो सकता है, वेदरिंग हो सकता है। हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बी 2 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। वेदरिंग ऑफ रॉक हेल्प इन एनरिचमेंट ऑफ सर्टेन ओर्स, ठीक है। वेदरिंग जो है वो क्या करता है भाई, है ना, कुछ ओर्स को रिलीज करता है, बिल्कुल सही बात है यार। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज यहाँ पे जो वेदरिंग होती है तो रॉक से क्या निकलते हैं, मिनरल्स निकल सकते हैं, मेटल आयन निकल सकते हैं, लाइक आयरन, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, कॉपर, है ना। तो उससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, सो इट कैन एनरिच दी ओर्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट।
केमिकल वेदरिंग कज फिजिकल डैमेज टू द रॉक, नाम से समझ आ रहा है यार, केमिकल वेदरिंग में क्या होगा, केमिकल डैमेज होगा, है ना। केमिकल वेदरिंग में कहाँ से फिजिकल डैमेज होगा, तो यहाँ पे इट इज इनकरेक्ट, है ना। केमिकल वेदरिंग मेक्स दी रॉक मोर वल्नरेबल टू फिजिकल वेदरिंग, ठीक है ना, उसको कमजोर बना देगा पत्थर को, उससे वो फिजिकल कोई भी छोटी सी चीज टकराएगी तो टूट जाएगा। सो कस फिजिकल डैमेज टू दी रॉक, ये गलत बात है, इससे उसको क्या कहता है, मोर ससेप्टेबल बना देता है, वल्नरेबल बना देता है। इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है, इनकरेक्ट हो जाएगा बी टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 है यार, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, सोलिफ्लक्शन हैपेंस मोस्ट इन माउंटेनियस प्लेस वेयर अ लॉन्ग ड्राई सीजन इज फॉलोड बाय अ हैवी रेन, ठीक है। एक सूखा समय, एक सूखा सीजन आता है, उसके बाद बहुत सारा बारिश होता है, क्या सोलिफ्लक्शन ऐसे होता है भाई, बिल्कुल गलत बात है। सोलिफ्लक्शन का मतलब क्या है ना, इट इज अ मास वास्टिंग, ठीक है। सोलिफ्लक्शन इज व्हाट, इट इज अ मास वास्टिंग प्रोसेस, है ना। फ्रीज थॉ, है ना, सूखना जमना, सूखना जमना, सूखना जमना की वजह से क्या होता है, रॉक टूट जाता है, उसको बोलते हैं माउंटेनियस प्लेसेस में देखने को मिलता है। रेन एंड सूखा सीजन का कोई लेना नहीं है, इट इज अ फ्रीज थॉ एक्टिविटी, है ना। कोल्ड रीजन के साथ एसोसिएटेड है। रॉक स्लाइड हैपन इन माउंटेनियस रीजन वेयर माइनिंग इज डन, बिल्कुल सही बात है, रॉक स्लाइड वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है जहाँ पे माइनिंग की जाती है। अंडर कटिंग ऑफ स्टीप स्लोप कैन ट्रिगर मास मूवमेंट, बिल्कुल सही बात है। सो करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 2 and 3 ओनली, है ना। ये जो है ना मड फ्लो, अगर ये कहीं आपसे पूछा जाए कि मड फ्लो क्यों होता है, तो मड फ्लो एक लॉन्ग ड्राई सीजन हो गया कहीं, है ना, लॉन्ग ड्राई सीजन के बाद अगर हैवी रेन होता है तो वहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलता है, मड फ्लो देखने को मिलता है। तो ये अगर मड फ्लो का डेफिनेशन ये है। सोलिफ्लक्शन इज मोर कॉमन इन स्लोप्स, है ना, ज़्यादातर ये स्लोप्स में देखने को मिलता है, लेस देन मतलब लेस देन नहीं, 5 to 20 डिग्री में सोलिफ्लक्शन देखने को मिलता है माउंटेनस रीजन में। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर टाइप ऑफ मैग्मा एंड इसको कैरेक्टरिस्टिक को मैच करना है। रोयोलिथिक्स, रोयोलिथिक्स कौन सा टाइप का मैग्मा है, ये इरप्शन एक्सप्लोजन, और क्या लिखा है, एक्सप्लोजिव इरप्शन विथ हाई सिलिका कंटेंट, बिल्कुल सही बात है। जहाँ पे हाई सिलिका कंटेंट होगा वहाँ पे विस्कोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, एंड इट इज एसिडिक इन नेचर। यहाँ पे कौन शेप वॉल्केनो बनेंगे, इसको बोलते हैं रायोलिथिक मैग्मा, बिल्कुल सही बात है। एंडिस्टिक मैग्मा किसको बोलते हैं, लो विस्कोसिटी मैग्मा, ठीक है। ये लो विस्कोसिटी मैग्मा है, यहाँ पे एक तरह से शील्ड वॉल्केनोस का फॉर्मेशन होता है। इट इज बेसाल्टिक मैग्मा, बेसिक होता है ये। सो ये शील्ड वॉल्केनो फॉर्म बाय बेसाल्टिक मैग्मा। एंडिस्टिक बिल्कुल सही बात है। बेसाल्टिक इज लो सिलिका कंटेंट, यार बिल्कुल सही बात है, बेसाल्टिक में लो सिलिका कंटेंट होगा। अभी तो हमने बताया सिलिका कंटेंट कम था, इसीलिए विस्कोसिटी कम थी, इसीलिए ज़्यादा क्या बनाया, ज़्यादा एरिया में फैला, इसीलिए क्या बनाया इसने, शील्ड वॉल्केनो बनाया। सो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्टली मैच है, तो हम सर तीनों स्टेटमेंट। सो सेकेंड इज क्या लिखा है, एंड्रिटिक में शील्ड वॉल्केनोस जो होते हैं वो तो बेसाल्टिक बनाता है, तो एंड्रिटिक इज इनकरेक्ट यार। एंड्रिटिक जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये शील्ड वॉल्केनोस नहीं बनाते। सो सेकंड इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्टली मैच पूछा तो 1 and 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सेंट्रल वेंट चला जाता है यहाँ पे, एंड्रिटिक एकदम एक्सप्लोजिव इरप्शन होता है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल का यहाँ पे सब तरफ फेंका जाता है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स जो है वो यहाँ पे इरप्शन देखने को मिलता है। सो 9 का क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे करेक्ट पूछा गया है। कास्ट टोपोग्राफी इज प्रोड्यूस ड्यू टू द केमिकल वेदरिंग, बिल्कुल सही बात है यार, कास्ट टोपोग्राफी जो है वो केमिकल वेदरिंग से होता है। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जो लाइमस्टोन है, जो डोलोमाइट है, जो जिप्सम है, इनका स्लो डिसोल्यूशन होता है। जो ग्राउंड वाटर आया, रेन वाटर आया, वो क्या हुआ यहाँ पे डिसॉल्व कर देता है। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग। द एक्शन ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेज इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द अर्थ, नो इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म यार, ये डिपेंड करता है डिफरेंट चीज़ों पे, लाइक हीट फ्लो पे, थर्मल जियोथर्मल ग्रेडियंट पे। सो इट इज़ अनइवन। केमिकल वेदरिंग इज द फर्स्ट स्टेज इन प्रोडक्शन ऑफ सॉइल, बिल्कुल सही बात है, केमिकल वेदरिंग पहला स्टेज है भाई सॉइल के बनने में, है ना। लाइक यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता है, कार्बोनेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रेशन होता है, उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें होती है, फिजिकल वेदरिंग होता है। बट हाँ, फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे, केमिकल वेदरिंग है सॉइल फॉर्मेशन में। हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा सी, 1 and 3 ओनली।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं यार। कंसीडर दी फॉलोइंग पेयर्स, हमसे करेक्टली मैच पूछा गया है। टाइप ऑफ इरोजन एंड फीचर्स के बारे में बात की जा रही है। शीट इरोजन की बात करें तो शीट इरोजन में क्या होता है, जो थिन टॉप लेयर सॉइल होता है ना, वो रेन वाटर से चला जाता है। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इरोजन थ्रू वेरियस नैरो जिगजैग चैनल्स। नो, ये जो जिगजैग चैनल्स में जो इरोजन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, जिगजैग चैनल में जो इरोजन होता है तो हम क्या बोलते हैं भाई, इसको लैटरल इरोजन बोलते हैं, शीट इरोजन नहीं बोलते भाई। गली इरोजन में क्या होता है, डीप चैनल्स आर एसोसिएटेड विद दिस फीचर, बिल्कुल सही बात है। गली इरोजन में क्या होते हैं, डीप गलीज या फिर डीप चैनल्स होते हैं, बिकॉज जो क्ले सॉइल है उसको कट करके निकलता है भाई पानी, है ना। रिल इरोजन क्या होता है, कंप्लीट लेयर इज कैरिड अलोंग विथ वाटर इन अ लार्जर एरिया, है ना। जो रिल इरोजन है वो तब होता है जो रन ऑफ वाटर है ना, ये स्मॉल चैनल्स फॉर्म करता है ना। डाउन द स्लोप ये कंसंट्रेट कर जाता है और रील्स बनाता है। रील्स मतलब क्या है, थोड़े थोड़े पतले पतले गली इरोजन टाइप के, डीप नहीं होते, है ना, बट ये थोड़े थोड़े डीप होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज रिल इरोजन। करेक्टली मैच हमसे पूछा गया है, करेक्टली मैच हो जाएगा, फर्स्ट इज incorrect, second is correct, third is also incorrect because a complete layer is carried out along with water in a larger area. No, complete area नहीं होता भाई, यहाँ पे small channels होते हैं। so this is incorrect यार। करेक्टली मैच हमसे पूछा गया, करेक्टली मैच हो जाएगा 2 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद रेस्पेक्ट टू वेदरिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसकी करनी है, वेदरिंग के बारे में इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, वेदरिंग के बारे में इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। सॉल्ट वेजिंग ऑकर व्हेन सॉल्ट क्रिस्टलाइजेस आउट ऑफ सॉल्यूशन एज वाटर कंडेंसेस। सॉल्ट वेजिंग कब होता है भाई, जब सॉल्ट जो है वो क्रिस्टलाइज कर जाता है वाटर कंडेंस होने के बाद। इसलिए इससे बनता है क्या, देखो वाटर इवापोरेट हो जाता है, ठीक है, नॉट वाटर कंडेंसेस, इट इज वाटर जब इवापोरेट हो जाता है तो सॉल्ट वेजिंग होती है। हाइड्रेशन इज एन इरिवर्सिबल केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक। यार ये केमिकल वेदरिंग है क्या, हाइड्रेशन बिल्कुल केमिकल वेदरिंग है, बट ये रिवर्सिबल है, ठीक है, ये रिवर्सिबल है। तो दोनों इनकरेक्ट है, हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, बोथ 1 and 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में, जो कि ऐसे फोर्सेस जो कि धरती के अंदर, क्रस्ट के अंदर होते हैं। एपिरोजेनिक इज अ माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, वेयर एज ओरोजेनिक इज अ कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस, है ना। तो ओरोजेनिक, ओरो समथिंग रिलेटेड टू व्हाट, ओरोजेनिक इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू माउंटेन। सो ओरोजेनिक इज व्हाट, इट इज अ माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। एपिरोजेनिक इज कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस यार, एंड इट इज द अपलिफ्टमेंट रैपिंग ऑफ द पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट, जिससे फॉर्मेशन ऑफ द कंटिनेंट होता है। डायस्ट्रोफिज्म मूवमेंट आर ग्रेजुअल एंड वेरी स्लो इन नेचर। नो भाई, डायस्ट्रोफिज्म ग्रेजुअल नहीं होता, ऐसे लोग सोचते हैं, बट इट इज ग्रेजुअल यार, धीरे धीरे होता है डायस्ट्रोफिज्म जो है। एंडोजेनिक फोर्सेज आर यूजुअली ड्रिवन बाय ग्रेविटी और एटमॉस्फेरिक फोर्सेस। देखो भाई, एंडोजेनिक धरती के अंदर वाली चीज़ जो है वो कैसे ग्रेविटी के द्वारा खेली जाएगी, ठीक है ना। तो वो अंदर में, तो इट इज़ बाय प्रेशर, है ना, इट इज़ बाय टेम्परेचर एंड नॉट बाय ग्रेविटी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है वो इसको एक्सोजेनिक फोर्सेस को ग्रेविटी एंड एटमॉस्फेरिक फोर्सेस ड्रिवन कर सकते हैं, बट नॉट एंडोजेनिक। इनकरेक्ट हमसे पूछा गया, 1 and 3 इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सॉइल फॉर्मेशन एंड वेदरिंग। हमको बात किसकी करनी है, सॉइल फॉर्मेशन एंड वेदरिंग की बात करनी है। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है। टोपोग्राफी इज एन एसेंशियल एक्टिव फैक्टर इन द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। टोपोग्राफी इज अ पैसिव फैक्टर, नॉट एक्टिव फैक्टर इन द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। एक्टिव फैक्टर नहीं है भाई, एक पैसिव फैक्टर है ना, एक पैसिव फैक्टर है, नॉट इमीडिएटली ऑब्जर्व ना। एक्टिव फैक्टर जो होता है वो इमीडिएटली एब्जॉर्ब, सामने से दिखता है, बट यहाँ पे ये नहीं दिखता टोपोग्राफी सॉइल फॉर्मेशन में डायरेक्टली। प्लांट प्ले एन, तो इट इज इनकरेक्ट। प्लांट प्ले एन एक्टिव रोल इन सॉइल फॉर्मेशन थ्रू केमिकल वेदरिंग। बिल्कुल सही बात है, साफ साफ दिखता है कि प्लांट जो है, डेड प्लांट जाते हैं, ऑर्गेनिक एक्सीड्स रिलीज करते हैं जिससे ह्यूमिफिकेशन होता है, तो इट इज़ अ डायरेक्ट फैक्टर, डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं।
इरोजन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सॉइल रिडिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही बात है। इरोजन में एक जगह से दूसरी जगह सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है एक बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंदर। सो दिस इज करेक्ट यार, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा बी 2 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 15 है, हमसे करेक्टली मैच पूछा जा रहा है, एजेंट ऑफ इरोजन एंड एसोसिएटेड लैंडफॉर्म विंड। यार्डांग्स जो है वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, डेजर्ट के अंदर। यार्डांग्स जो है वो हमारे पास कहाँ पे देखने को मिलते हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम में देखने को मिलते हैं, और ये विंड के द्वारा बनता है। ओके, यू शेप्ड वैली रिवर्स के द्वारा, यस बिल्कुल सही बात है यार। यू शेप्ड वैली जो है रिवर्स के द्वारा, नो देखो वी शेप्ड वैली होता है। वी शेप्ड वैली यंगर स्टेज में होता है, बट यू शेप्ड वैली अगर आपसे पूछा जाता है ये ग्लेशियर्स के अंदर देखने को मिलता है ना, ग्लेशियर मूवमेंट जब होता है तो। सो दिस इज इनकरेक्ट। ग्लेशियर में एलुवियल डेल्टा जो है वो रिवर के एंड में बनता है यार, रिवर्स के द्वारा बनाया जाता है, नॉट बाय ग्लेशियर। सो दिस इज इनकरेक्टली मैच। तो हमसे क्या पूछा है, करेक्टली मैच हो जाएगा A1 ओनली। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विच दी फॉलोइंग इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, डायस्ट्रॉफिज्म एंड वोल्केनिज्म आर एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? देखो ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज डायस्ट्रॉफिज्म की बात करें तो उसमें क्या होता है, धरती के अंदर की जो एनर्जी वो बाहर आती है। वोल्केनिज्म में क्या होता है, धरती के अंदर की जो एनर्जी है वो यहाँ पे बाहर आता है यार। डायफिज्म में, डायस्ट्रॉफिज्म में अपलिफ्टमेंट होता है, पिरोजेनिक ओरोजेनिक फोर्सेस आते हैं। सो दिस आर एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड नॉट एक्सोजेनिक। वोल्केनिज्म में भी धरती के अंदर का जो लावा है, धरती के अंदर के जो जियोथर्मल एनर्जी है वो बाहर आता है। सो क्रस्ट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या के अंदर आएगी, एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंदर। सो दिस इज इनकरेक्ट। Diastrophism refers to the deformation of the earth crust due to deforming movements such as folding, faulting, wrapping and fracturing। बिल्कुल सही बात है, इसमें ओरोजेनिक एंड एपिरोजेनिक फोर्सेज आते हैं। ओरोजेनिक मतलब माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, एंड एपिरोजेनिक मतलब माउंटेन का अपलिफ्टमेंट आना, फॉल्टिंग, वो सब। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रोल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को कंट्रोल करते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। पेरेंट मटेरियल, किस चीज़ से सॉइल बन रहा है वो कंट्रोल करता है क्या, बिल्कुल। टोपोग्राफी, यस, वहाँ का जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट है ना। क्लाइमेट, यस बिल्कुल। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो एक फैक्टर है जो कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को कंट्रोल करता है। टाइम भी। तो इनमें से सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो क्या करते हैं, फैक्टर जो है वो कंट्रोल करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को। क्वेश्चन नंबर 18 है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर सैचुरेटेड क्ले और स्लिटी अर्थ मटेरियल डाउन लो एंगल टेरिस और हिल साइड इज नोन एज अर्थ फ्लो। अर्थ फ्लो क्या होता है यार, जो वाटर सैचुरेटेड क्ले है वो जब नीचे जाता है, वाटर सैचुरेटेड क्ले जब नीचे जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ फ्लो बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। Slump is the slipping of one or several unit of rock debris within a formed rotation with respect to the slope over which the movement take place। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ना भाई ना। स्लम्प में क्या होता है, बैकवर्ड रोटेशन होता है, नॉट फॉरवर्ड रोटेशन। यहाँ पे क्या होता है, बैकवर्ड रोटेशन होता है विथ रेस्पेक्ट टू द स्लोप, है ना। स्लीपिंग ही है एक तरह का, लेकिन यहाँ पे बैकवर्ड रोटेशन होता है। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द लैंडफॉर्म्स। हमको करेक्ट पूछा गया, किसके बारे में पूछा गया भाई, लैंडफॉर्म्स के बारे में। दिस स्टालागमाइट, ठीक है, स्टालाचाइट, सी से स्टालाचाइट, सी से छत, छत से लटका हुआ जो ये हमारे पास कास्ट टोपोग्राफी के अंदर देखने को मिलता है ना। ये एक ऐसा लैंडफॉर्म है जो कि हमको कास्ट टोपोग्राफी में देखने को मिलता है। ऊपर से लटके हुए जो मैग्नीशियम के या फिर सॉल्ट जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टालाचाइट बोलते हैं, ठीक है, कास्ट टोपोग्राफी के अंदर। नीचे से निकला हुआ स्टालागमाइट, स्टालाचाइट एंड स्टालागमाइट इवेंचुअली फ्यूज टू गिव राइज टू कॉलम एंड पिलर्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर। ये फ्यूज कर जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, डिफरेंट डायमीटर के इस प्रकार से पिलर बना देते हैं। सर्क्स आर मोस्ट कॉमन ऑफ लैंडफॉर्म इन ग्लेशिएटेड माउंटेन्स। ग्लेशिएटेड माउंटेन्स में सर्क्स देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। सर्क्स जो है वो माउंटेन पीक के बीच में जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, सर्क्स बोलते हैं। एंड दिस आर फाउंड इन दी हेड ऑफ द ग्लेशियल वैली। दो, है ना, दो पहाड़ के बीच का जो एरिया उसको वैली बोलते हैं और इसमें ये सर्क्स देखने को मिलते हैं।
ना, डीप लॉन्ग वाइड रफ बेसिन होते हैं जो कि कॉनकेव होते हैं यार। सो दिस इज करेक्ट, फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट, सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट, हमसे करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, हमसे क्या पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। सीरेटेड रिजेस फॉर्म थ्रू हार्डवर्ड इरोजन ऑफ सर्क वॉल, जो ये सर्क वॉल है जो कि दो माउंटेन के बीच का जो एरिया है उसको हम सर्क्स बोल रहे हैं, ये वैली के अंदर पाया जाता है एंड इसमें सीरेटेड रिच देखने को मिलते हैं, क्या इरोजन के वजह से इसके वॉल्स का। देखो हॉर्न्स जो है वो देखने को मिलते हैं, हॉर्न्स आर इरोजनल लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय द ग्लेशियर्स, ठीक है, ये सीरेटेड रिजेस नहीं है भाई। सीरेटेड रिजेस जो है ये समटाइम जो है इसको हम एर्टिस बोलते हैं एंड ये शार्प पिक होते हैं जिनका जिगजैग लाइन होता है। सो ये इरोजन के वजह से सर्क के जो वॉल है इसका जब इरोजन होता है तो हॉर्न का फॉर्मेशन होता है एंड इट इज द डेफिनेशन ऑफ एरिटीज। इरोजनल फॉर्म्स डोमिनेट द वेस्ट कोस्ट एंड डिपोजिशनल फॉर्म डोमिनेट द ईस्ट कोस्ट, बिल्कुल सही बात है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ईस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलता है यहाँ पे, इसीलिए तो यहाँ पे बीचेस का फॉर्मेशन होता है एंड जो वेस्ट कोस्ट वहाँ पे डूबी हुई चीज़ें हैं तो वहाँ पे इरोजनल फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली, सॉरी इनकट हमसे पूछा जा रहा है ना, तो इनकट हो जाएगा A1 ओनली। तो क्या पूछा जा रहा है वो बहुत जरूरी है यार यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। ऑल द एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस आर कवर्ड अंडर द जनरल टर्म्स डिन्यूडेशन, क्या सारे एक्सट्रीम वर्ड है यार, ऑल क्या सारे डिन्यूडेशन के अंदर आ जाएंगे। हाँ एक्सट्रीम वर्ड्स जो होते हैं यूपीएससी के अंदर यहाँ पे हमेशा गलत ही होते हैं, 99% नहीं 100% गलत होते हैं, कहीं कहीं पे एक्सेप्शन होते हैं तो वहाँ पे सही हो सकता है, बट डिन्यूडेशन जो है वो यहाँ पे एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंदर आता है। ऑल तो सही है, ऑल द एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक फोर्सेस आर कवर्ड अंडर जनरल टर्म दैट इज डिन्यूडेशन, तो यहाँ पे ऑल के वजह से गलत नहीं है, ये एक्सोजेनिक होता है, ठीक है, तो इट इज नॉट एंडोजेनिक, इट इज ऑल एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस का हम क्या कहते हैं, एक जनरल टर्म में डिन्यूडेशन कहते हैं। एक्सफोलिएशन कैन अकर ड्यू टू एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस्ड बाय टेम्परेचर चेंजेस, बिल्कुल सही बात है यार। एक्सफोलिएशन जो है ना, एक ऐसा एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन के वजह से देखने को मिलता है जहाँ पे लार्ज स्मूथ राउंडेड डोम लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है ना, ये कोई भी रॉक में ये होता है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा कि इनकरेक्ट पूछा, देखो यहाँ पे हमेशा ध्यान होना चाहिए क्या इनकरेक्ट पूछा गया, तो इनकरेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 22 है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, हमको डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पूछा जा रहा है। डम्बलिंग्स आर स्मूथ ओवल शेप रिज लाइक फीचर्स कंपोज्ड मेनली ऑफ ग्लेशियल टाइल विथ सम मासेस ऑफ ग्रेवल एंड सैंड। डम्बलिंग्स जो है क्या, डम्बलिंग्स जो है आर स्मूथ ओवल शेप रिज लाइक फीचर्स, है ना, बिल्कुल सही बात है, ग्लेशियल टाइल्स की वजह से बनते हैं ये डम्बलिंग्स, इस तरह से है ना, स्मूथ ओवल रिज लाइक फीचर होते हैं जो कि ग्लेशियल टाइल्स के बने होते हैं मेनली, है ना, कुछ इसमें मासेस ऑफ सैंड एंड ग्रेवल्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये डम्बलिंग का डेफिनेशन करेक्ट है। डिपोजिशन एंड वर्टिकल इरोजन ऑफ बैंक आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेडेड पैटर्न, देखो ब्रेडेड पैटर्न बनने के लिए क्या जरूरी है, ब्रेडेड पैटर्न बनने के लिए लेटरल इरोजन जरूरी है। डिपोजिशन एंड लेटरल इरोजन ऑफ बैंक आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेडेड पैटर्न, तो इसी प्रकार से घुमाया जाएगा, पूरा स्टेटमेंट सही होगा, पूरी एनसीईआरटी के लाइनें हैं, बट यहाँ पे जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो लिखा है डिपोजिशन एंड लेटरल इरोजन ऑफ द बैंक आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेडेड पैटर्न, बट इसको लेटरल कर दिया, लेटरल को वर्टिकल कर दिया, तो ये गलत हो गया भाई। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, करेक्ट हमारे पास क्या है, करेक्ट हमारे पास क्या है, शील्ड वॉल्केनो आर कैरेक्टराइज्ड बाय आउटब्रेक ऑफ कूलर एंड मोर विस्कस लावा, देखो भाई ज़्यादा विस्कस होगा ज़्यादा दूर तक जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, तो कौन बनेगा, ठीक है, लेस विस्कस ज़्यादा दूर तक जाएगा, इसीलिए क्या बनेगा, शील्ड बनेगा। सो लेस विस्कस जो लावा होता है, लेस विस्कस जो लावा होता है उसमें क्या बनता है, शील्ड बनता है, दिस इज इनकरेक्ट। व्हेन कैल्ड्रास इरप्ट they tend to collapse on themselves rather than construct any structure, जो कैल्ड्रास होता है जब वो इरप्ट करता है ना, एक्सप्लोजिव वॉल्केनोस है, जनरली वो खुद के ऊपर ही गिर जाते हैं, है ना,
कोई स्ट्रक्चर ज़्यादातर नहीं बनाते ये, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्या ये? बिल्कुल सही बात है ना। ये डिप्रेशन बना देते हैं, कोलैप्स्ड है ना, डिप्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्ड्रास बोलते हैं। एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज जो होते हैं ये। फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, बेसाल्ट कैसा होता है, विस्कस होता है यार, है ना, ये कैसा होता है, विस्कस होता है। फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस वॉल्केनो डिस्चार्ज हाईली फ्लूइड लावा दैट फ्लो ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। भाई हाईली फ्लूइड होगा नहीं, ये विस्कोसिटी ज़्यादा होती है तो लो फ्लूइड होता है, सो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता, इसीलिए कोन शेप्ड वॉल्केनो। सो इसीलिए जो बेसाल्ट लावा होता है ना, जो बेसाल्ट लावा होता है वो कोन शेप्ड वॉल्केनोस का फॉर्मेशन करता है, बिकॉज इनकी जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा होती है। विस्कोसिटी ज़्यादा क्यों होता है, बिकॉज सिलिकॉन कंटेंट ज़्यादा होता है, एंड दिस आर मोर एक्सप्लोजिव। थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। देखो ये बेसाल्ट नहीं बोला जा रहा है, बेसाल्टिक लावा नहीं बोला, फ्लड बेसाल्ट बोला। ये बेसाल्ट लावा अलग बात है, फ्लड बेसाल्ट अलग बात है। जो फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस है ना वो एक अलग चीज़ है, बेसाल्टिक लावा अलग चीज़ है, इनको कंफ्यूज नहीं होने का। फ्लड बेसाल्टिक लावा जो होती है उसकी विस्कोसिटी कम होती है, जनरली ये ओशन के फ्लोर्स में देखने को मिलते हैं, ओशियनिक एरिया में देखने को मिलते हैं, है ना। तो थिक बेसाल्ट लावा जो है कवर होता है, इससे लॉन्ग डिस्टेंस होता है, लॉन्ग डिस्टेंस से आता है, ये हाईली फ्लूइड होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है यार। फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस वाला जो लावा है करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा 2 और 3 ओनली। क्वेश्चन 24 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। डेब्रिस एवलांच इज सिमिलर टू स्नो एवलांच एंड इट कैन बी मच फास्टर देन मड फ्लो। दोनों सिमिलर है क्या, डेब्रिस एवलांच और स्नो एवलांच? बिल्कुल सही बात है। और जो मड फ्लो थोड़ा स्लो होता है भाई, लेकिन ये फास्टर होता है। ये जो डेब्रिस एवलांच या फिर जो स्नो एवलांच होता है ना, ये वहाँ हो सकता है जहाँ पे वेजिटेशन कवर है और नहीं भी, है ना, जहाँ पे स्टीप स्लोप है वहाँ पे ये देखने को मिलता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मड फ्लो अकर फ्रीक्वेंटली ऑन द स्लोप्स ऑफ इरप्टिंग और रिसेंटली इरप्टेड वॉल्केनोज। बिल्कुल सही बात है यार, जहाँ पे वॉल्केनोज है, जहाँ पे हैवी प्रेसिपिटेशन होता है ना, वहाँ पे ज़्यादातर ये हमारे पास मड फ्लो देखने को मिलता है, जहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है, स्लिट जो है वो यहाँ पे चले जाते हैं। जेंटल स्लोप है ना, जेंटल स्लोप में भी देखने को मिल सकता है, बट ब्लड फ्लो जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, ज़्यादातर इरप्टेड वॉल्केनोज जहाँ पे है ना, और जो बार बार इरप्ट कर रहे हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इनकट हमसे पूछा जा रहा है, इनकट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। सो ये हमने क्वेश्चंस की बात की, जियोमॉर्फिक प्रोसेस के रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ले दे के पूरा का पूरा ये जो क्वेश्चन का जो 5-6 MCQs की जो सीरीज़ है वो पूरे का पूरा फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट क्लाइमेटोलॉजी वाली चीज़ों की।